हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात की थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या होती हैं, और अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने होते तो उनके लिए कौन से मटेरियल हमें चूज करने चाहिए। आज की क्लास में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक उन सबका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है हिस्टेरेसिस लूप। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अगर वो क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले वहां पर जाके क्लास देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। उसके बाद आकर के वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई करो, आंसर मैच करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिस्टेरेसिस लूप फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल्स ए एंड बी आर गिवन। दो मटेरियल हैं ए और बी, उनके लिए हिस्टेरेसिस लूप दिया गया है। These materials are used to make magnets for electric generator, transformer core and electromagnet core. Then it is proper to use. इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो देखो लिखा है A for electric generators and transformer. A को देखो यहां पर हम लोगों ने देखा था पर यूनिट वॉल्यूम में होने वाली जो हीट लॉस होती थी, हीट लॉस, उसी को क्या बोलते थे हम लोग? हिस्टेरेसिस लॉस बोला जाता था। याद आया होगा, यही था। ठीक है, तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम में होने वाला हिस्टेरेसिस लॉस, अगर हम हीट लॉस को हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, और ये क्या होता है? एरिया BH कर्व का एरिया होता है। यहां पर देखो एरिया ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है। ये जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल नाम नहीं पूछा है, उन्होंने बताया भी नहीं है। कोई भी मटेरियल हो, इसके लिए देखो एरिया ज्यादा, इसके लिए एरिया कम है। और जब हम बात कर रहे होते हैं इन डिवाइसेस के बारे में, जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर हो गई, इन सबको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करानी होती। अल्टरनेटिंग सप्लाई का ये तो आइडिया होगा कि हर एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद या हर एक आधे साइकिल के बाद वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। तो मैग्नेट एक बार मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगी कोर, फिर डीमैग्नेटाइज होगी कोर। इसका मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जितना भी लॉस हो रहा वो कम से कम हो, यही तो प्रेफरेंस रहेगा हमारा। और अगर ऐसा है तो उस केस में क्या ये मटेरियल बेटर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में होने वाला हीट लॉस या फिर हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, इसका कम होगा, मतलब इस मटेरियल को हम एज अ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखना है यहां पर। और भी पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी जो मैग्नेटिज्म होता है वो वैरी करता है। एक बार मैग्नेटाइज होते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं, डीमैग्नेटाइज होते हैं। अगर बात करें कि ट्रांसफार्मर की कोर बनाई कैसे जाती, तो ट्रांसफार्मर की कोर के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर ली जाती। और सॉफ्ट आयरन कोर की खास बात यह होती है, इसको लैमिनेटेड रखा जाता है, लैमिनेटेड। अब लैमिनेटेड क्यों रखा जाता है? तो लैमिनेटेड इसलिए रखा जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एडी करंट को कम करने के लिए। और ये सॉफ्ट आयरन की क्यों बनी होती है? हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। अगर देखना चाहे तो कुछ ऐसे होती है, इस तरह की ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती। वैसे देखने में तो पूरा एक जैसा दिखता है ये पूरा, लेकिन इसके अंदर क्या किए जाते हैं? अलग अलग पत्तियां लगी होती हैं, जैसे ब्लेड होते हैं ना, वो अलग अलग पत्तियां लगी होती हैं। और इन पत्तियों को एक प्रॉपर इंसुलेशन के साथ सेपरेट किया जाता है कि इनका वॉल्यूम ज्यादा ना होने पाए, क्योंकि इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इनके अंदर बनने वाली एडी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन याद रखना कि ट्रांसफार्मर की कोर जब भी डिजाइन की जाएगी उसके लिए हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम होना चाहिए, क्योंकि वो एसी सप्लाई पर काम करता है। और एसी सप्लाई होती है अल्टरनेटिंग का मतलब वो हर एक आधे साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन बदलेगी, और डायरेक्शन बदलेगी तो जो मैग्नेटाइज हुए एक डायरेक्शन में, आपको उनको डीमैग्नेटाइज होना अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रोसेस के अंदर हीट लॉस ज्यादा होगा, इसी हीट लॉस को हम लोग कहते थे हिस्टेरेसिस लॉस। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती। अब इनके बीच में प्रॉपर इंसुलेशन कैसे दिया जाता है तो उसको भी देख सकते हो। सपोज हमारे पास ये कोई यहां पर इस तरह से लैमिनेटेड कोर है। ठीक, लैमिनेटेड कोर में क्या किया जाता है, उसे पतले पतले, जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको पतले पतले स्ट्रिप में काट दिया जाता है, और उसके बीच में प्रॉपर इंसुलेशन लगाया जाता है, जैसे इस कागज पर दिख रहा होगा। प्रॉपर इंसुलेशन होता है और एक के ऊपर दूसरे को रखा जाता है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इनको अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्रॉपर इंसुलेशन है, तो वॉल्यूम कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है? एडी करंट का लॉस कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन होगा तो इसके लिए हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम होगा,
होगा तो वहां से हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाता है। तो दिखता जरूर है इतनी मोटी सी कोर होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, वो लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड क्यों होती है आई थिंक पता चला होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी अब तक पता चल गया होगा। तो अगर पिछली क्लास देखी है तो ऐसे क्वेश्चन अगर जी पूछता है तो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले में। अगर कुछ नए टर्म की बात करें, जैसे वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें देखो इसकी रिटेंटिविटी कम है और इसकी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और इसकी कोर्सिविटी देखो कम है, इसकी कोर्सिविटी ज्यादा है। और अगर हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करना चाहते हैं तो करंट फ्लो करना बंद करें तो ये क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए कंप्लीटली। तो इसको डीमैग्नेटाइज कराने के लिए रिवर्स में ज्यादा एच लगाना पड़ेगा, उसमें कम एच लगाना पड़ेगा, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन हमारे पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है ये परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, पढ़ो। कह रहे हैं टू मैग्नेटिक डाइपोल्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन डी, एक दूसरे से डी सेपरेशन पर रखे गए, दिया गया है, विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्स इज ट्वाइस ऑफ वाई का दिया गया ट्वाइस ऑफ एक्स, तो इसका एम है तो इसका 2m दिया गया है, मार्क किया है इन्होंने। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू देयर मिड पॉइंट एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इनको मिलाने वाली लाइन के 45 डिग्री पर इसे पास किया जाता है विद वेलोसिटी v। ठीक है, horizontal as shown in figure. What would be the magnitude of force on the particle at that instant? इस इंस्टेंट के ऊपर जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, और ब्रैकेट में कुछ दिया गया है, d is much larger than the dimensions of the dipole। इसका मतलब d की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इनके बीच में जो 2l वाला गैप होता था वो बहुत कम है। इसका मतलब है हम अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला यूज करें, वैसे ओरल कर सकते हैं लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो कर लो। इसके लिए डाइपोल मोमेंट इधर बनेगा तो एक्सियल लाइन पर आएगा, तो इधर हो जाएगा, ये इधर बना दो, ये निकल के आएगा, इसकी वजह से बनेगा ना, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई 2m मतलब बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाई में बन जाएगा यहां से यहां का सेपरेशन। मान लेते कितना दिया गया है, ये यहां से d दिया गया है, इधर का d है, ये निकाल लो कितना बन जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो अगर ये r सेपरेशन पर है तो यहां से डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, r³ बन जाएगा। ठीक है, डी का यहां कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट लिखना चाहो तो आर लिख दो कि यहां से यहां सेपरेशन आर है इसके सेंटर से, या d/2 लिखना चाहो तो d/2 लिख लो। और यहां पर देखो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसका फील्ड अपवर्ड में बनेगा, वो क्या लिखा जाता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई m/r³। तो m यहां पर 2m है तो 2m/r³ बन जाएगा, होगा। ठीक है, अब अगर ये देखो दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर बराबर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, 90 डिग्री पर होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 45 पर आएगा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर 45 ऑलरेडी दे रखी है, और इसी डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों की अगर डायरेक्शन सेम होती है तो पढ़ा था कि जो फोर्स लगता है वो क्या लिखा जाता है, QVB साइन थीटा लिखते हैं ना, थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड v वेक्टर। तो v और v के बीच का एंगल यहां पर कितना है, v भी उधर है, b भी उधर है, दोनों के साइड दोनों का एंगल कितना बन जाएगा, तो यहां से एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, तो यहां से f जो निकल के आएगा वो 0, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज 10 टू द पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ये उसकी प्रॉपर्टी है, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन इज दिस। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी एट दिस केल्विन? तो याद होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हुआ करती थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी टाइम के, टेम्परेचर के, क्यूरी लॉ ने बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो अगर यहां से हम काई m किसी 1 के लिए बात करें, काई m किसी 2 के लिए बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है, क्या बनेगा, पहले दिया गया है 350 पर 2.8, तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहां पर काई m के लिए, काई m2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां पर काई m1 इनटू में क्या लिख सकते हैं, T1। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, T2। इसी को सॉल्व कर दो, काई m क्या दिया गया है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, T1 कितना दिया गया है, 350, डिवाइडेड बाय में T2 क्या दिया गया है, बोलो, T2 दिया गया है 300 दिया गया है। इसी को सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा होगा उसे मार्क कर लो, ये कौन सा मैच कर जाएगा, ये मैच करेगा। ठीक है, डिवाइड ही करना है, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्यूरी लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था,
इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर चाहें तो कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट लेकर के भी आ सकते हैं, लेकिन डिवाइड करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विद इन अ फॉर्म ऑफ ए क्यूब, क्यूब के फॉर्म में है, हैज साइड लेंथ 1 एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज दिस, व्हेन अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज दिस इज अप्लाइड देन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काई एम इज इक्वल टू में आई बाई एच होता है, बोलो सही है, ये लिखा जाता है। अगर फार्मूला नहीं पता तो पिछली क्लास में देखा होगा तो पता होगा, नहीं तो डेफिनेशन से भी याद रख सकते हैं, आई डिवाइडेड बाई में एच काई एम के बराबर होता है। ठीक है, आई की वैल्यू पता नहीं तो आई की वैल्यू ऐसे निकालो ना, आई इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता था, एम वेक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यही तो लिखते थे। एम क्या लिखा जाएगा, तो लिखा गया है ये देखो जूल पर सेकेंड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जूल पर टेस्ला, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया गया है 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाई में v कितना दिया गया है, तो क्यूब है 1 सेंटीमीटर है, तो क्यूब दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू में -2 और ये बन जाएगा होल क्यूब। तो यहां से i की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20 या 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये बनेगा, ये -5 बनेगा और -5 बनेगा +6 बन जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 20 बन जाएगा, ये 20 बन गया। और अगर ये 20 बनेगा तो यहां वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 बनेगा, तो 0.33 बनेगा -3, और इसको सॉल्व करोगे तो 3.33 बन जाएगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 बन जाएगा। देखो कोई ऑप्शन है, ये देखो ये ऑप्शन दिया गया है, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -4 बन जाएगा। सॉल्व कर लेना था, तो दिया पहले नहीं था कि एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी, दो डेफिनेशन को यहां पर कंबाइन करा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एट सम लोकेशन ऑन अर्थ, अर्थ की कुछ लोकेशन के ऊपर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज 18 इंटू 10 टू द पावर -6। At this location, the magnetic needle of length, ठीक है, is 0.12 meter and dipole strength 1.8 ampere meter is suspended from its midpoint using a thread. It makes 45 degree with the horizontal. तो ये पता है क्या दिया गया है, तो अगर ऐसा है तो यहां से tan थीटा क्या लिखते थे, बी वी डिवाइडेड बाई में बी एच, और एंगल की वैल्यू 45, तो tan 45 1 होता है, इसका मतलब बी वी की वैल्यू किसके बराबर, बी एच के बराबर निकल के आ जाएगी। एक हो गया, आगे पढ़ो, टू कीप दिस निडल हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड। इसको बनाते हैं, पहले बना के समझते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये यहां से कोई सपोर्ट है, ये ऐसा कुछ दिया गया है, ये ऐसा बना लो, ये ऐसा दिया गया है, ठीक। अब यहां सुनो, इस पर जो फोर्स लगेगा H वाला, तो एम एच इधर लगाएगा, और इस पर जो फोर्स लगाएगा, या M ऐसा लिख दो, एम बी एच हॉरिजॉन्टल वाला, और इस पर लगाएगा एम बी एच, ठीक है। ये N है हमारे पास, ये दिया गया है S, और इस पर जो वर्टिकल वाला होगा वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा M इंटू में बी वी, और इस पर जो फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड लगाएगा। इसको क्या करो, थोड़ा सा ही कर लो, एन को नीचे लिख लेता है, यहां एन है तो इस पर फोर्स कहां लगाएगा, अपनी डायरेक्शन में लगाएगा, एम इंटू में बी वी बनेगा, सही है। ऐसा होगा कुछ, मतलब ये रहेगी तो इस तरह से ऐसे रहेगी, लेकिन हमें इसे हॉरिजॉन्टल रखना है तो हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। कह रहे हैं कितना टॉर्क लगाया जाए, तो वही कह रहे हैं कि टू कीप द निडल हॉरिजॉन्टल द फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड पर कितना फोर्स लगाया जाना चाहिए, तो इसमें टॉर्क बैलेंस करवाना है, बैलेंस करवा दो। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को करते हैं बैलेंस। देखो इस पॉइंट से इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही, तो उनका टॉर्क हो गया 0, दो बच्चे, दोनों का टॉर्क लिख लो, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम आएगा, तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम आएगा। तो अगर इस डिस्टेंस को लिख देते हैं, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, लेंथ दे रखी 0.12, तो इधर मान लेते हैं l/2 है, इधर भी l/2 है, तो l/2 इंटू में m इंटू बी बनेगा, l/2 में m इंटू बी बनेगा, तो डायरेक्ट यहां से लिख दो m इंटू में बी वी, ये बन जाएगा, इंटू में बन जाएगा l, ठीक है, l बन जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, ये बैलेंस किया है, इसको बैलेंस किया इसके साथ, इसको बैलेंस किया इसके साथ, ठीक है, सही है।
अब यहां पर इसको हमें बैलेंस करवाना है, तो यहां से फोर्स लिख दो, तो यहां पर फोर्स इंटू L/2 लिख देंगे। L/2 क्यों लिखेंगे? इनका सेंस ऑफ रोटेशन इस तरह से रोटेट होना चाहते हैं, तो अगर यहां पर हम एक फोर्स लगा देते हैं F, तो ये बैलेंस कर लेगा इन्हें। तो अगर ये बैलेंस करेगा तो ऐसा लिखेंगे, तो बन जाएगा 2 इंटू में M इंटू में B, V इज इक्वल टू में F बन जाएगा। बस F को निकाल लो। 2 पोल स्ट्रेंथ कितनी 1.8 इंटू में वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वही सेम आएगा जो पहले दिया गया था। वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 बन जाएगा। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लू, ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 1.8, ये बनेगा 2 इंटू 1.8 इंटू में 18, ये वैल्यू बन जाएगी 64.8 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -6 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या निकल के आएगा, तो यहां पर जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख दो 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ये वाला आंसर मैच कर जाएगा। बस टॉर्क को बैलेंस करना था, किसी एक साइड में लेकर के एफ को बैलेंस करवा दो। वर्टिकल वाले टॉर्क देंगे, हॉरिजॉन्टल वाले टॉर्क नहीं देंगे जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास करेगी। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, द कोरेसिविटी ऑफ अ बार मैग्नेट। कोरेसिविटी ऑफ अ बार मैग्नेट बताना मतलब एच की वैल्यू बतानी है। एच की वैल्यू तो हम क्या लिखते हैं, याद होगा, एच इज इक्वल टू में बोलो, एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में बी, बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू में एच लिखा जाता है। सही है, और किसी मटेरियल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो बी नॉट म्यू नॉट हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी नॉट डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट। सही है, बी नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सोलेनॉइड है 100 टन्स है, तो म्यू नॉट NI बाई म्यू नॉट, ये हो गए कैंसिल। ये एक फार्मूला बताया था ना, N इंटू आई एम्पियर टन्स। N क्या है, तो N दिए गए हैं 100 डिवाइडेड बाय में लेंथ कितनी दे रखी है 0.2, तो 2 इंटू में एक जीरो और बढ़ा लो। करंट की वैल्यू कितनी है 5.2 है, तो इसको सॉल्व कर दो एच की वैल्यू के लिए, तो ये बन जाएगा 2 2 4 2 6 12 इंटू में बन जाएगा 10 टू द पावर 3, और इसको अगर लिखते हैं क्या चाहिए इनको, ये बन जाएगा 26 और ये 00 एम्पियर पर मीटर। ये वाला देखो मैच कर जाएगा। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर ये फार्मूला डायरेक्ट आता है, एम्पियर टन्स अगर यूनिट याद है तब तो लगा लोगे, नहीं आता तो इससे निकाल लो ना। जब पढ़ाया था तो वहां पर देखा था एच की वैल्यू क्या लिखते, बी नॉट बाई म्यू नॉट लिखी जाती। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 100 टन्स पर मीटर क्यूब। इतने टन्स पर मीटर क्यूब में है, इसका मतलब क्या ये दिया गया है, स्मॉल एन दिया गया है, स्मॉल एन दिया गया है। कोर मटेरियल विद रिलेटिव परमिबिलिटी 500 दी गई है ये, ठीक है, म्यू आर है ये, और इसका वॉल्यूम दिया गया है। If the core material is replaced by the another material having relative permeability of 750, same volume and maintaining the same current of 0.75 in the solenoid, the fractional change in magnetic moment. Magnetic moment में fractional change कैसे निकाला जा सकता है, तो याद होगा मैग्नेटिक मोमेंट जो m लिखते हैं वो क्या लिखा जा सकता है, इसको अगर हम म्यू आर से रिलेट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू आर -1 n I v लिखा जा सकता है। समझ आया हो तो कुछ क्या लिखा गया है यहां पर, ये मैग्नेटिक मोमेंट लिखा गया है, यहां पर म्यू आर -1 और ये देखो h लिखा गया है। ठीक है, उन्होंने कहा दो अलग अलग केस में से अप्लाई करो, तो वॉल्यूम तो सेम रह लिया, करंट सेम है इनके अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, इसका मतलब यहां से m1 बाई m2 अगर हम यहां से निकालेंगे तो म्यू आर 1 - 1 और यहां पर म्यू आर 1 - 1, यहां पर 2 - 1 ऐसा लिख सकते हैं। म्यू आर तो 500 - 1, ठीक है, 500 - 1 बनेगा 499 और यहां पर क्या बन जाएगा 749 बन जाएगा। ठीक है, अगर 749 बन गया, इसका हमें फ्रैक्शनल चेंज चाहिए, तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकाला जा सकता है, डेल्टा एम बाई ओरिजिनल वैल्यू पर निकाला जाएगा। डेल्टा एम का मतलब क्या होगा, यहां पर जो भी बड़ा होगा, क्या बड़ा है m2 - m1 डिवाइडेड बाई में m1 लिखा जाएगा, तो m2 - m1 इसमें से इसको माइनस करवाओ, ये बन जाएगा 749 - 499 डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, तो 499 लिखा जाएगा। उन्होंने दिया है देखो कि x डिवाइडेड बाई में समथिंग ये बनेगा, तो x डिवाइडेड बाई समथिंग ये क्या बनेगा, तो 499 तो नीचे से मैच कर रहा है, ऊपर वाले को माइनस करवा लो, तो ये बन जाएगा 2
50 डिवाइडेड बाय में 4, 99 बन जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250। इस तरह से लगा सकते हैं। ये रिलेशन याद है तो याद है, नहीं तो डेराइव किया था, वैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अगला है, ये तो हो गया यहां पर, ये तो हो गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं सेम क्वेश्चन है, सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए मैग्नेट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 10 to the power -2 I कैप दिया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट है, is placed in a time varying magnetic field B I cap cos omega t where B is 1 Tesla, omega is 0.125. The work done for reversing the direction of magnetic moment at t is equal to 1 second. इसे ऐसा समझो, क्या है, अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उसे रोटेट करवाएंगे, तो रोटेट करवाने का मतलब क्या, पहले ऐसे था, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब इधर से पूरा घूम के इधर चला है, और इतना घूमेगा तो वर्क डन कितना होगा, तो याद होगा W इज इक्वल टू में लिखते थे, W इज इक्वल टू में लिखा जाता था MB, यहां पर लिखते थे cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, ये होगा 0 डिग्री और ये होगा 180 डिग्री, तो 1 माइनस ऑफ -1 तो 2 बन जाएगा, इसका मतलब 2MB बन जाएगा। ठीक है, तो 2 तो ठीक दिया गया, M भी ठीक दिया गया, B क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है B cos ओमेगा t। वैल्यू पुट कर दो तो 2 हो गया। M कितना दिया गया है, 10 to the power of -2, और B क्या है, बोलो B क्या दिया गया है, तो B दिया गया है यहां पर 1 टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला है, और यहां पर बन जाएगा cos ओमेगा t। ओमेगा की वैल्यू कितनी, 0.127 इंटू में क्या बन जाएगा, तो इंटू में t की वैल्यू 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, सही है, cos ओमेगा t बनेगा। ठीक है, cos ओमेगा t बन गया। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 to the power of -2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा cos 0.125 निकल के आएगा। ठीक है, यहां पर ये cos 0.125 की वैल्यू दे रखी है, 0.125 की वैल्यू दे रखी इतनी है, तो अगर इससे हमें मल्टीप्लाई कराना हो तो निकल के आएगा 2 इंटू 10 to the power of -2 इंटू यहां पर बन जाएगा 0.992 बनेगा, और ये वैल्यू निकल के आएगी 0.0192 बन जाएगी। ये किसके करीब है, देखो यहां पर ये वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा दूर है, तो इससे मैच करवा लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेकर के करना था इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहां पर हम लोगों ने, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन दिया गया है, सेम है जैसे ये सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन था जो बेस था, H की वैल्यू NI लिखी जाती, एम्पियर टर्न्स से याद रखो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर एक वर्टिकल कंपोनेंट था, वो फोर्स लगा रहा था, हॉरिजॉन्टल की लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास कर रही थी, तो वो 0 था। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर काईएम को रिलेट करना था I के साथ, पहले I निकालना था, I निकालने के बाद काईएम निकालना था, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां पर ये क्यूरी लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, क्यूरी लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेशन याद रखो। ये भी क्वेश्चन था, मैग्नेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया था जो हिस्टेरेसिस से लेकर के पूछा गया था बेसिकली, तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, कैसे कम किया जा सकता है, इन सब का डिस्कशन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो अगर प्रीवियस क्लास देखी है, वो मैग्नेटिक मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें सारी थ्योरी को कंप्लीट किया गया है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेन में पूछे गए थे। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वहां पर कैलकुलेशन भी थोड़ा अलग हटके की जाती है, थोड़ा कैलकुलेशन का लेवल भी बढ़ जाता है, साथ में क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वहां से काफी ज्यादा होती है। तो अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जितनी भी क्लास अब तक हुई है मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, मैग्नेटिज्म की जितनी बेसिकली क्लासेस हुई हैं, उन सबको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।